हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आज आप लोगों को वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह क्या होती है, किस वजह से और उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन होगा वो वेल्डिंग डिफेक्ट्स के ऊपर होगा और इसको मैं आपको पेन और पेपर पे समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में आज जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, डिफेक्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं और इसको हम बारी बारी से इन पिक्चर्स के माध्यम से हम समझेंगे कि ये डिफेक्ट्स कौन से हैं और किस तरह से होते हैं और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सिंपल डिफेक्ट एक जो हमेशा हमको देखने को आता है वेल्डिंग में, वो है आर्क क्रेटर। ये आर्क क्रेटर ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये आर्क क्रेटर जब वेल्डिंग यहाँ से हम कर रहे होते हैं और जब हम वेल्डिंग को फिनिश करते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा बर्न होना बंद होता है और ख़ासतौर से जो एंड होता है बेस मेटल का, वहाँ पे ये आर्क क्रेटर कुछ इस तरह का दिखता है। ये आर्क क्रेटर जब बीच में इलेक्ट्रोड हम चेंज करते हैं तब भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होता है जब इस बेस मेटल का एंड आता है और वहाँ पे जब हम वेल्डिंग को एंड करते हैं तो इस तरह से आर्क क्रेटर होता है। तो इसमें एक हल्का सा गड्ढा होता है जिसको क्रेटर कहते हैं और ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता वेल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, ये क्यों होता है? इसका तरीका ये है कि आप जब वेल्डिंग को फिनिश करें तो कोई भी जब वेल्डिंग को एकदम से यहीं पे फिनिश कर देगा तो ये क्रेटर होगा ही होगा। तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए? इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप वेल्डिंग को यहाँ तक करके और फिर थोड़ा सा वापस जाएं और वहाँ पे वेल्डिंग को एंड करें। थोड़ा सा ज़्यादा रीइंफोर्समेंट हो जाए तो उसको आप ग्राइंड कर दीजिए। इस तरह से आप इस आर्क क्रेटर को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी वेल्डिंग का एंड हो रहा हो उस समय आप करंट को कम करें और आर्क लेंथ को भी कम करके यहाँ पे फिर वेल्डिंग फिनिश करें, तो भी ये आर्क क्रेटर नहीं होगा। तो ये आर्क क्रेटर अक्सर हमें इस तरह से आपने देखा होगा SMA-W वेल्डिंग में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं दूसरा जो वेल्डिंग डिफेक्ट अक्सर देखने में आता है वो स्पैटर्स। स्पैटर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये छोटे छोटे दाने जैसे इस बेस मेटल में चिपक जाते हैं वेल्डिंग करते समय। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, ये होता क्यों है पहले तो ये समझा जाए तो अवॉइड हो जाएगा। अगर आप SMA-W से वेल्डिंग कर रहे हैं और आर्क लेंथ को बहुत ज़्यादा रखते हैं और उसी समय आपकी वेल्डिंग करंट भी बहुत ज़्यादा है तो ये छोटे छोटे स्पैटर्स आते हैं। यानी कि जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोड का वेल्ड मेटल इस आपके वेल्ड पूल में कुछ तो जाता है और कुछ इस तरह से वेल्ड पूल से छिटक के
और बेस मेटल पे चिपक जाता है। ये अक्सर तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा करंट लेके चल रहे होते हैं और आर्क लेंथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इसको भी अवॉइड करने का यही तरीका है कि आप आर्क लेंथ को कम करें और वेल्डिंग करंट को भी कम करें। ये इस तरह के स्पैटर SMA-W में तो कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया अगर आप वो फॉलो करेंगे तो फिर ये स्पैटर्स नहीं आएंगे। लेकिन FCA-W में या CO2 वेल्डिंग जो होती है, जिसमें सॉलिड वायर यूज़ करते हैं, GMA-W, उसमें ये इस तरह के स्पैटर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये तो प्रोसेस की अपनी लिमिटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जब GMA-W या FCA-W हम यूज़ करते हैं, FCA-W में तो स्पैटर नील होते हैं करीब करीब, लेकिन GMA-W में स्पैटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये स्पैटर्स फिर हमें चिपिंग हैमर से या चिजल से हटाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें करंट और वेल्डिंग स्पीड और आर्क लेंथ, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। GMA-W में थोड़े स्पैटर होते ही हैं और उनको हटाना ही पड़ता है। तो ये स्पैटर की बात हुई। देखते हैं अगला वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है। ये वेल्डिंग डिफेक्ट है जिसको बोलते हैं आर्क स्ट्राइक्स। ये बेस मेटल के ऊपर अक्सर वेल्डर की लापरवाही से हो जाता है। जब वेल्डर मशीन को ऑन करके ही और इलेक्ट्रोड होल्डर को कहीं शिफ्ट करता है और वो बेस मेटल से टच हो जाता है, या उसमें इलेक्ट्रोड लगा हो इलेक्ट्रोड होल्डर में और वो केबल को कहीं एक दूसरी जगह शिफ्ट करता होता है और मशीन ऑन होती है, तो उस समय वो इलेक्ट्रोड कहीं टच कर जाएगा तो इस तरह से एक आर्क स्ट्राइक हो जाती है। ये आर्क स्ट्राइक बेस मेटल के लिए ठीक नहीं है। तो अगर ये लो अलॉय स्टील जैसी या स्टेनलेस स्टील जैसी चीज़ हुई तो इसे बहुत गलत माना जाता है। लेकिन सिंपल कार्बन स्टील में अगर आर्क स्ट्राइक्स हो जाती हैं तो इसको हम ग्राइंड करके और स्मूथ फिनिश दे देते हैं और इसको इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये लापरवाही से होती है वेल्डर के, ये कोई वेल्डिंग का डिफेक्ट नहीं है। और कहीं कहीं लो एलॉय स्टील्स में ये परमिटेड भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो उस बेस मेटल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखने में तो बहुत हल्का फुल्का ये डिफेक्ट लगता है, जो कि वेल्डर की लापरवाही से अक्सर हो जाता है, लेकिन वेल्डर को ध्यान देना है कि ये आर्क स्ट्राइक्स ना हो। अगला डिफेक्ट जो है वो वेल्ड प्रोफाइल की बात करते हैं। वेल्ड प्रोफाइल ये आपने देखा होगा फिलेट वेल्ड्स में, और या ग्रूव वेल्ड में भी हो सकता है कि ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से बन जाती है, मतलब रेगुलर प्रोफाइल नहीं आ रही है। एक वेल्डिंग की प्रोफाइल जो है इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ से एकदम स्मूथ यहाँ तक आनी चाहिए, और ये इस तरह से जो नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेस हो गया है वेल्ड मेटल, वो भी इस तरह से ऊपर होना चाहिए। इस तरह से जो स्मूथ प्रोफाइल होती है
वो नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे कि वेल्ड प्रोफाइल गलत है, रॉन्ग वेल्ड प्रोफाइल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अक्सर होता है कि इलेक्ट्रोड का एंगल गलत लिया गया होता है। एक तो ये है रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि वेल्डिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोड का एंगल गलत लेना, वेल्डिंग की स्पीड ज़्यादा लेना, ये इस तरह का इस केस में दिखाता है कि भाई वेल्डर ने इलेक्ट्रोड का एंगल कुछ इस तरह रखा जबकि इस तरह रखना चाहिए था, और वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा थी, और थोड़ा सा मूविंग भी करना चाहिए वेल्डिंग करते समय। तो अगर मूविंग करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोफाइल स्मूथ प्रोफाइल आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट वेल्डिंग करने से, जिसको स्ट्रिंगर वेल्डिंग कहते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा मैनूवरिंग भी होना चाहिए, और यही चीज़ यहाँ पे है। देखिए प्रोफाइल गलत है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोड का एंगल वेल्डर ने इस तरफ ज़्यादा रखा हुआ है, और बहुत स्पीड होगी वेल्डिंग की, और थोड़ा मूविंग नहीं किया है। तो इस तरह से मूविंग करना भी ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोड को। ये देखते हैं अगला वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है। ये है अंडरकट। आप देखेंगे कि अंडरकट, ये बेस मेटल में अंडरकट आ रहा है, और इसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा करंट ली हो, और बहुत ज़्यादा करंट लेते हुए थोड़ा सा मैनूवरिंग या मूविंग की भी ज़रूरत होती है, वो नहीं किया है वेल्डर ने। जब आप मूविंग करते हैं तो जो हीट है वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैलती रहती है, लेकिन जब मूविंग नहीं करते हैं तो हीट गलत एंगल की वजह से एक जगह ही फोकस होती है। तो उसका कंसंट्रेशन जब एक ही जगह रहता है तो ये बेस मेटल यहाँ मेल्ट होके इस तरह से गड्ढा बना देता है, और ये लगातार जब वेल्डिंग होती रहेगी तो ये गड्ढा बना ही रहेगा। इसको अंडरकट कहते हैं। तो और इसमें आर्क लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आर्क लेंथ बढ़ जाती है तो भी अंडरकट आने के चांसेस होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क लेंथ, वेल्डिंग स्पीड और एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये तीनों की वजह से ये अंडरकट आते हैं। तो अगर ये तीनों का ही ध्यान रखा जाए तो ये अंडरकट से बचा जा सकता है। कुछ डिफेक्ट जैसे अंडरकट, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, क्रैक्स, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन और क्रैक्स, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन अंडरकट भी अगर इस तरह से लगातार बना हुआ है तो इसको फिल किया जा सकता है, एक अलग से वेल्डिंग रन दे के फिल किया जा सकता है, तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन और क्रैक्स, ये तो वेल्डिंग में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो आगे मैं बताऊंगा कि ये सब तीनों डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, किस प्रकार के हैं। अगला जो वेल्डिंग डिफेक्ट है वो है इस तरह की, अगर फ्लैट वेल्डिंग है या इस तरह की, तो अगर थोड़ा सा आप देखिए प्रोफाइल दबी हुई है,
वेल्डिंग की प्रोफाइल अगर दब गई है बहुत ज़्यादा तो इसको कॉन्केविटी कहते हैं, और इसी तरह अगर ये प्रोफाइल थोड़ी सी उठी हुई है, बाहर की ओर निकली हुई है, तो इसे कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। नॉर्मली वेल्डिंग की प्रोफाइल इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि ये है, ये वेल्डिंग की प्रोफाइल ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से दबी हुई है और इस तरह से उठी हुई है तो ये दोनों ही एक डिफेक्ट मानी जाती है, और इसको फिर ठीक करना होगा ग्राइंड करके। इस केस में थोड़ा ग्राइंड करना होगा और इस केस में थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट करनी होगी, फिर थोड़ी वेल्डिंग करनी होगी। तो ये कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी कहलाते हैं। ये डिफेक्ट जो है ये है एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट। ये आप देखिए, यानी जो बेस मेटल की सरफेस है उसको तो वेल्ड, वहाँ तक तो वेल्ड अगर आपने किया तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो वेल्डिंग करनी ही है। उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्टेबल होता है, 2 से 3 mm एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट है इसको अवॉइड करना चाहिए। जितनी थिकनेस है उतनी आप वेल्डिंग कीजिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर वेल्डिंग करते समय ये ध्यान नहीं रहता कि हमने पूरी वेल्डिंग कर दी या नहीं की है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो ठीक है, ये वेल्डर मान के चलता है और इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो, फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा कि एक्सेसिव रीइंफोर्समेंट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस केस में हमें ये ग्राइंड करना होगा और फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगला डिफेक्ट है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो ये आप देखिए यहाँ पे रूट के पास पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, ये यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं। ये वेल्डिंग में एक मेजर फ्लॉ माना जाता है, मेजर डिफेक्ट माना जाता है। अगर ये प्लेट है तो इसको हम थोड़ा सा पीछे साइड से वेल्डिंग कर सकते हैं, अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा ये वेल्ड मेटल ग्राइंड करके और फिर से 1-2 रन लगा के वेल्डिंग करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पाइप है और पाइप में अगर ऐसा हो गया, जो कि कम डायमीटर का पाइप है, उसमें ऐसा हो गया, तो ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग में दिखेगा, रेडियोग्राफी टेस्टिंग में दिखेगा और एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इस डिफेक्ट से बहुत ज़रूरी है बचना। इसको अगर हमको बचाना है तो हमें ये जो रूट रन लगा, इस रूट रन में ही कमी रह गई है। तो रूट रन का बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो यहाँ पे स्किल की बात आ रही है, वेल्डर की स्किल में कमी है, और इसलिए वेल्डर को अपनी स्किल बढ़ानी होगी जिससे कि रूट रन प्रॉपर आए और कंप्लीट पेनिट्रेशन हो। तो अगर छोटा पाइप है जिसमें अंदर से वेल्डिंग नहीं हो सकती और ये डिफेक्ट है तो ये वेल्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसको काट देना होगा, काट के फिर से वेल्डिंग करनी होगी। तो ये बहुत ही मेजर डिफेक्ट माना जाता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसी तरह इनकम्प्लीट फ्यूज़न, ये इनकम्प्लीट फ्यूज़न डिफेक्ट है। यहाँ पे आप देखिए ये जो एरो मार्क है, यहाँ पे ये जो बेस मेटल की सरफेस है
ये वेल्ड मेटल से फ्यूज नहीं हुई है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो ये इनकम्प्लीट फ्यूजन माना जाता है। इसको ये कहा जाएगा कि वेल्डिंग ठीक से नहीं हुई, और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए अगर ये वेल्डिंग में आ गया है तो यहाँ भी हमें ये कट करके और इसको फिर से वेल्डिंग करनी होगी और फिर डिफेक्ट ठीक करना होगा। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी मेजर डिफेक्ट माना जाता है। ये है डिफेक्ट जिसे कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन SMAW में और सॉ में SAW, ये दो प्रोसेस में स्लैग इंक्लूजन्स अधिकतर पाया जाता है। तो ये SMAW में जो इलेक्ट्रोड की कवरिंग होती है, फ्लक्स होता है, इसकी वजह से ही अधिकतर आता है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हर एक रन के बाद या हर एक इलेक्ट्रोड के ख़त्म होने के बाद जो हम क्लीनिंग करते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर क्लीनिंग प्रॉपर होगी तो ये स्लैग वहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन जल्दीबाजी में अक्सर वेल्डर क्लीनिंग ठीक से नहीं करते हैं और उसके ऊपर सब्सिक्वेंट रन्स वेल्ड हो जाते हैं और उसमें ये स्लैग ट्रैप हो जाता है। तो जब स्लैग ट्रैप हो जाएगा तो ये स्लैग रेडियोग्राफी में इस तरह से दिखता है। तो बहुत छोटा अगर स्लैग है तो एक्सेप्टेबल भी माना जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े स्लैग हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता और इसकी वजह से फिर इसको रिपेयर करना होगा। तो वेल्डर को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्लैग इंक्लूजन ना हो। एक वजह और होती है स्लैग इंक्लूजन की कि हम आर्क लेंथ बहुत छोटी रखते हैं अगर, तो भी स्लैग इंक्लूजन हो जाता है। तो थोड़ा मीडियम आर्क लेंथ लेके चलना होता है। कम करंट लेके चलने पर भी स्लैग इंक्लूजन्स होते हैं। तो करंट भी देखना होता है कि हमारी प्रॉपर रेंज में हो। तो ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड वेल्डर जो होता है वो समझ लेता है और ये चीज़ें वो अवॉइड करता है। और वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में जो रेंज दी होती है उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं वेल्डिंग डिफेक्ट, इसका नाम है टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन जो है वो GTAW प्रोसेस में होता है और GTAW प्रोसेस में जो हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। और ये देखिए ये जो रूट रन लगा है, इस रूट रन में यहाँ पे टंगस्टन का एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो रेडियोग्राफी में ये छोटा पॉइंट वाइट कलर का दिखेगा, जबकि ये स्लैग जो होते हैं ये ब्लैक कलर के दिखते हैं। तो ये टंगस्टन इंक्लूजन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इसलिए हो जाता है कि वेल्डर वेल्डिंग करते समय, टिक वेल्डिंग करते समय, GTAW वेल्डिंग करते समय जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो वेल्ड मेटल में टच कर देता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो टिप इलेक्ट्रोड की होती है वो उसका एक एंगल होता है। तो नॉर्मली अगर 60 डिग्री एंगल तक रखा जाए, 60, 65, 70, तो ये चांस नहीं होगा। लेकिन अगर एंगल कम होगा, जैसे कि 45 हो, 40 हो, उस केस में वो टिप अक्सर टूट के और वेल्ड मेटल में
रह जाती है, उसकी वजह से ये टंगस्टन इंक्लूजन का डिफेक्ट आता है। ये जो डिफेक्ट है इसको कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी कुछ नहीं है बल्कि एयर बबल है। एयर बबल वेल्डिंग में कैसे आ गया? एयर बबल आने का रीज़न ये है कि या तो वो इलेक्ट्रोड जिससे वेल्डिंग की जा रही है उसकी बेकिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, उसमें मॉइस्चर है थोड़ा, जिसकी वजह से जब वो बर्न हुआ तो उसके साथ ये जो मॉइस्चर था उसका एक हीट होने के बाद एक एयर पॉकेट बन गया। ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इस सरफेस को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया वेल्डिंग करने से पहले। यहाँ पे गंदगी थी और गंदी सरफेस पे ही वेल्डिंग शुरू कर दी गई। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं और इसकी वजह से पोरोसिटी आई है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही हो उस एरिया में, तो उससे भी ये पोरोसिटी आने का चांस होता है। तो हमें देखना है कि जहाँ हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके सामने कोई खिड़की अगर है दीवार में, उसको खिड़की है, विंडो है, उसको बंद कर दिया जाए, या दरवाजे के सामने हम वेल्डिंग करते होते हैं तो अक्सर उस समय तेज़ हवा चलती है और इस तरह से पोरोसिटी आ जाती है। तो ये सब वजह है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें, बेकिंग हो इलेक्ट्रोड की ठीक से, सरफेस क्लीन हो और कहीं से हवा ना आ रही हो और वेल्डिंग करें तो ये पोरोसिटी नहीं आएगी। और ये डिफेक्ट है क्रैक। ये आप देखिए क्रैक, वेल्डिंग में क्रैक आया है तो ये लॉन्जिट्यूडनल क्रैक है। वेल्डिंग इस तरह से है और इसमें इस तरह से क्रैक आ गया है। तो ऐसे ही ट्रांसवर्स क्रैक भी होते हैं जो इस डायरेक्शन में अगर हो तो ट्रांसवर्स क्रैक कहलाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हो तो इसे टो क्रैक कहेंगे। ये अंदर यहाँ पे अगर बिटवीन बीड्स होता है तो इंटर बीड क्रैक कहते हैं। इस तरह से अलग अलग पोजीशन के हिसाब से क्रैक्स को डिफ़ाइन किया जाता है। और ये क्रैक ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। अब इसकी वजह वेल्डर की स्किल कम होती है और जो वेल्डिंग का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें कहीं कमी होती है। जैसे कि इस बेस मेटल को हो सकता है बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत हो और हमने हीट नहीं किया अगर, तो ये क्रैक हो जाएगा। तो अक्सर लो एलॉय स्टील्स जो होते हैं जिसमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेंथ होती है उन स्टील्स की। तो जो हाई स्ट्रेंथ स्टील्स होते हैं, लो एलॉय स्टील्स भी कहते हैं उनको, और उनकी वजह से जो काफ़ी स्ट्रेंथ आती है वेल्डिंग बेस मेटल में, और हम अगर प्रोसीजर हमारा ठीक नहीं है तो ये अक्सर इस तरह के क्रैक्स आते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रोसीजर ठीक हो। हमने प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, प्री हीटिंग किया हो, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी किया हो। अक्सर हम लोग इसको, इन बेस मेटल्स को वेल्डिंग करने से पहले इस तरह से ब्रैकेट लगा के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो अगर लो एलॉय स्टील्स में इस तरह से हम कर रहे हैं तो रिस्ट्रेंट ज़्यादा हो जाता है और रिस्ट्रेंट बढ़ने से भी फिर ये क्रैक आने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये क्रैक्स एक्सेप्टेबल नहीं होते और इसको हमें काट के रिपेयर करना होगा।
तो ये हमने शॉर्ट में देखा कि अक्सर जो डिफेक्ट्स आते हैं वेल्डिंग में वो क्या क्या होते हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। डिफेक्ट्स जो होते हैं वो अगर डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेबल लिमिट्स से ज़्यादा हो तो डिफेक्ट्स कहलाते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी जो वेल्डिंग की और बेस मेटल की मिल के एक जो होमोजीनिटी होती है वो अगर प्रॉपर नहीं है किसी वजह से, तो वो डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और वो अगर कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोरोसिटी जो है वो अगर बहुत छोटी छोटी इस तरह से एक दो है इस पूरे वेल्ड में, तो ये एक्सेप्टेबल भी है, तो इसको डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। लेकिन ये क्रैक जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट में। एक डिसकंटिन्यूटी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स से ज़्यादा है वही डिफेक्ट कहलाती है, और डिफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेबल लिमिट से अंदर, एक्सेप्टेबल लिमिट के नीचे, तो वो एक्सेप्टेबल है और वो डिफेक्ट नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है। तो जेंटलमैन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।